मॉर्निंग टू ऑल। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 से बचते रहे होंगे, है ना। अपना ध्यान रखिए। सबसे पहले शरीर इम्पोर्टेंट है हमारा, क्योंकि शरीर सही है, स्वस्थ है तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। शरीर ईश्वर की सबसे बड़ी नियामत है जो हमको मिली है, ठीक है। मतलब तभी हम कर्म कर पाएंगे, तभी फल की बात सेकेंडरी होती है। शरीर सबसे पहले है। और आलस्याणाम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महारिपु, और आलस जो है शरीर का सबसे बड़ा महारिपु है, मतलब महाशत्रु है। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है। तो शरीर स्वस्थ रखना, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर है वही स्वस्थ माइंड को रखता है, या हेल्दी बॉडी हैव अ हेल्दी माइंड। अच्छा, हेल्दी माइंड से मतलब है स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो सामान्य कामकाज को कर सकता है और रीजनेबल चीज़ों को समझ सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत विशिष्ट हो जाएगा वो, उसको अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगा तो नहीं। स्वस्थ रहेगा तो फिर उसका मन लगेगा बाकी सब चीज़ों में। तो आज हम देखने वाले हैं, कल हमने देखा था गांधीयन मूवमेंट, 2 पार्ट में देखा अपन ने। पहले पार्ट में हुआ था, दूसरे पार्ट में अपन उसको पूरा कंप्लीट कर दिया कल। आज हम देखेंगे नेहरूज व्यू जॉइंट फैमिली, मतलब नेहरू का जो व्यू है वो जॉइंट फैमिली के ऊपर क्या है। और जॉइंट फैमिली सब लोग आप जानते होंगे, जॉइंट फैमिली मतलब क्या होता है, संयुक्त परिवार। ऐसे परिवार जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं, चाचा ताऊ दादा दादी, और पूरा परिवार एक साथ रहता है, जहाँ पे बच्चे लोग सब साथ में रहते हैं, जहाँ पे ढेर सारे लोग एक साथ रहते हैं, जिसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। आजकल जॉइंट फैमिली देखने को कम मिलती हैं। तो जॉइंट फैमिली के ऊपर क्या व्यू है अपने जवाहरलाल नेहरू का, वो हम देखने वाले हैं, देख रहे हैं। नेहरूज व्यू जॉइंट फैमिली, है ना। अच्छा, औद्योगिक मतलब समझते हैं इंडस्ट्रियल और आधुनिक भारत का स्वप्न देखने वाले और आज़ादी मिलते ही इस दिशा में प्रयासरत हो जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता में और देश के विकास में कम नहीं है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो, और आज भारत में औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में जो कुछ भी है उसका श्रेय श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। 14 नवंबर 1889 को प्रयाग इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ? 14 नवंबर, जिसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। हर साल बाल दिवस, चिल्ड्रन डे के रूप में उसे मनाया जाता है। और पंडित नेहरू की जो शिक्षा है इंग्लैंड में हुई थी। संभवतः विदेशी शिक्षा का प्रभाव रहा, जो वे औद्योगिकरण की आवश्यकता को समझ पाए। मतलब विदेश में ही पढ़े, क्योंकि उनके परिवार संपन्न थे, और संपन्न होने के कारण उनका जो दीक्षा शिक्षा हुई है वो इंग्लैंड में हुई है। और वहाँ पढ़ने लिखने के बाद उनको औद्योगिकरण का विशेष ज्ञान रहा, और मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आगे बढ़ाने का और उसके प्रभाव का जीवन पे महत्व समझते थे, इसलिए उन्होंने उस दिशा में काम किया। 1912 में भारत लौट के आ गए वो। 1912 मतलब 1919 में तो हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, उससे पहले वो भारत आ गए थे। उनका रुझान स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ हो गया। उनके घर वाले तो नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में जाए, लेकिन उनका रुझान जो है स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ हो गया, और उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठा लिया। मतलब वो गांधी जी के अनुयायी बन गए, और गांधी जी के साथ मिलकर अब वो कंधे से कंधा मिला के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी करने लगे थे। आज़ादी के बाद उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। गांधी जी का उन पर इस कदर प्रभाव था कि उन्होंने विदेशी नीति की नींव बापू के सिद्धांतों पर रखी थी। कि विदेशी नीति होगी ना, जो विदेशी नीति फॉरनर हम जो नीति बनाएंगे, रूल बनाएंगे, वो कैसा होगा, उनके सिद्धांत पर रखा था। और पंचशील का नारा उसको दिया था। पंचवर्षीय योजनाएं चलाकर भारत को विकासशील देश बनाया। आपने देखा होगा, पढ़ते भी होंगे, पंचवर्षीय योजना, एक के बाद 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 5, मतलब 5 वर्ष तक का लेखा जोखा तैयार कर लिया जाता था कि भाई 5 वर्ष में ये धनराशि हमारे पास, और इसको एक टारगेट है, इसके आधार पर हम विकास करेंगे। भले ही उसमें हमको सफलता नहीं मिली, हमारे वो लक्ष्य पूरे ना हुए, लेकिन उस दिशा में लगातार बढ़ते देश आगे बढ़ा है, और जो हमने देखा भी है। ऐसे ही अपने जीवन में भी हमको रोज़ सुबह उठ के निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको आज कितने महत्वपूर्ण काम करने हैं। वो सारे महत्वपूर्ण काम लिख लें। उसमें सारे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी के हिसाब से उनको लिख के आप करें, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आप अपने दिन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर पाए और आपका समय व्यर्थ नहीं गया। ठीक है। और भारत को विकासशील देश बनाया। विकासशील मतलब डेवलपिंग कंट्री, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। ये बात तो बिल्कुल हम सब जानते ही हैं।
और इस बात को नकारा नहीं जा सकता, भले ही आज कांग्रेस का शासन नहीं है, बीजेपी का शासन है, लेकिन कांग्रेस हमेशा हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी रही। कुछ गलतियां हर जगह हर समय होती रहती हैं, उसको हम नहीं हाथ चुनेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने कितना विकास करवाया था। वहीं पंडित नेहरू ने जेल प्रवास के दौरान कई पुस्तकें भी लिखी, मतलब जेल प्रवास, उनको भी जेल हुआ, जैसे महात्मा गांधी को जेल हो जाता था, उनको भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खूब जेल हुए, तो जेल के अंदर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। जैसे एक पुस्तक का नाम है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपको ध्यान है पहले दूरदर्शन पे आता था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो उनकी लिखी हुई कहानी पे आधारित है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, मतलब उन्होंने अपने पत्र भी लिखे हैं अपनी पुत्री के नाम, जो उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, और खूब पत्र लिखे, वो पत्र भी एक किताब के रूप में पब्लिश हुए हैं। भारत एक खोज ऐसी पुस्तक है जिसमें भारत की सांस्कृतिक विविधताओं और समृद्ध विरासत की झलक मिलती है। वो तो आपने देखा ही है, जिनने भी दूरदर्शन पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखा है वो सब जानते हैं कि वास्तव में बहुत गहराई से लिखा गया था उसे, और देश की संस्कृति की धरोहर, देश के राजाओं के बारे में, संस्कृति के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, और लोग का जीवन चरित्र कैसा है, किस में प्रधानता है, किस में कमी है, क्या चीज़ विशेष है, वो भारत में सब चीज़ उन्होंने अच्छे से उसमें लगा के लिखी है। वहाँ पे उन्होंने सम्राट अशोक को भी लिया है, तो वहाँ मुगल सम्राट को भी लिया है, अकबर व बाबर को भी लिया है, तो सब उसके बारे में लिखा है उन्होंने। देश को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न सजाने वाले भारत माँ के इस महान पूत का निधन 27 मई 1964 को हो गया। ये थोड़ा सा उनका परिचय था, उनका जीवन परिचय, उनके जीवन के बारे में, कि 14 नवंबर 1889 में जन्म हुआ और 27 मई 1964 को उन्होंने अपने देह का देहावसान किया था, मतलब देह को छोड़ दिया था। उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सब जानते हैं। बच्चों से उनको बहुत प्यार था, बच्चों के वे चाचा कहलाते थे, इसलिए चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू 17 वर्षों तक 1947 से 1964 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, 1947 टू 1964। 17 वर्ष तक उन्होंने राज्य मतलब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और प्रधानमंत्री के लिए काम किया, और महिलाओं की जो स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, उसको सुधारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब बात आती है ज्वाइंट फैमिली की, कि संयुक्त परिवार के बारे में उनके विचार क्या थे। तो भारत में संयुक्त परिवार शताब्दियों से चले आ रहे हैं, शताब्दियों मतलब सैकड़ों वर्षों से, या ये कहो कि पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, है ना। यह एक ऐसी प्राकृतिक संस्था रही है जहां व्यक्ति का सामाजिकरण होता है और व्यक्तित्व का निर्माण भी। भाई अब आप देखेंगे कि सामाजिकरण कैसे होगा, व्यक्तित्व का विकास कैसा होगा, व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। सीधी बात है, जिस घर में दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ ताए हैं, और पूरा परिवार है, ढेर सारे भाई बहन हैं, वो सब एक साथ रह रहे हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सबको बांटते हुए, है ना। एकल परिवार में तो एक बच्चा है तो उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति माँ बाप करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नहीं, सबके अपने अपने बच्चे हैं। 3 भाई हैं तो उन तीनों के भाई के 2-2 बच्चे हैं, तो मतलब 6 बच्चे हो गए, तो जो भी चीज़ आएगी वो 6 लोगों में बंटने वाली है। तो सामाजिकरण वैसे ही हो गया, मतलब घर में ही कैसे रहना है, कि मैं मिल बांट के खाना है, अकेले नहीं खाना है, मैं खा लूँ सारे का सारा, मेरे बाकी भाई भूखे रह जाएं। तो वो बचपन से ही सामाजिकता उनमें आ जाती थी। क्यों? उससे परिवार में है, ठीक है, प्रेम से रहना है, लड़ाई झगड़ा भी करते थे आपस में, लेकिन फिर भी प्रेम से रहते थे। और पूरे दूसरे लोगों को भी वो संगठित परिवार दिखाई देता था, कि उसमें 2-3 भाई हैं और दादा दादी हैं और उनके भी बच्चे हैं और सब एक साथ हैं, तो वो बड़ा मजबूत परिवार दिखाई देता था। आज एकल परिवार में सब अपने अपने घर को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, अपनी पत्नियों बच्चों को लेकर लोग दूर दूर रहने लगते हैं। वहाँ उनको कोई यदि परेशान करता है, सताता है, या कोई देखता है उनकी तरफ गुस्से में या नाराजगी में, तो उनको सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि वो अकेले पड़ रहे हैं, वहाँ अकेले हैं। तो एकलता का अंतत्व आता है ना। वहीं उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व विकास होता था, वही व्यक्तित्व का विकास ऐसे होता था कि जो दादा दादी हैं या उनसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी दिनचर्या को वो देखा करते थे। सुबह उठ के स्नान कर रहे हैं, वो सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं, फिर पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। दादी है तो घर को भजन गुनगुनाते रात में सोते समय दादा दादी बढ़िया सुंदर चरित्रवान कहानियाँ सुनाया करते थे, जिनका इफेक्ट मस्तिष्क पे, मानव मस्तिष्क पे, छोटे अन्य बच्चों की मस्तिष्क पे पड़ता था। तो उससे उसका व्यक्तित्व का विकास वहीं हो जाता था। सामाजिकता भी सीख गया, व्यक्तित्व का विकास भी हो गया। तो उस हिसाब से वो परिवार बड़े अच्छे परिवार कहलाते हैं, संयुक्त परिवार और कहलाते थे। आज भी जो संयुक्त परिवार के रूप में कुछ लोग रहते हैं, तो उनके बच्चों को उनको अलग से कुछ नहीं सिखाना पड़ता।
संस्कार उनमें आ जाते हैं, सभ्यता उनके अंदर आ जाती है, कैसे किसका अभिवादन करना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। आज क्या हो गया, अकेले में एकांत में माँ बाप रहते हैं, बच्चे की हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो वो जिद्दी और चिड़चिड़ाव गुस्से हो जाता है। माँ बाप थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप चिढ़ने लगता है, नाराज़गी दिखाने लगता है। जबकि जो संयुक्त परिवार में रहते थे तो उनके माँ बाप, जो उसके माँ बाप हैं बच्चों के, वो अपने पापा मम्मी को, पिता माता को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनके सामने बड़ी आवाज़ में, ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सब देख देख के सीख जाते थे कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, क्या खाना क्या नहीं खाना, वो सब ज्ञान दादा दादी के माध्यम से मिलता रहता था। तो उसमें अपन देखेंगे और आगे। वस्तुतः हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार परंपरा में बाबा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची, भाई भाभी, पुत्र पुत्रियाँ, पुत्र वधुएँ, नाती पोते, 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ उसकी परंपरागत विशेषता है। वही मैंने अभी आपसे कहा, सब एक साथ रह रहे हैं। तो सोच रहा ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे विचारों का सामंजस्य हो रहा है, मतलब जो भेद है वो मिट रहा है, और ऊपर वाले नीचे वालों से कुछ सीख रहे हैं, नीचे वाले ऊपर वालों से कुछ सीख रहे हैं, मतलब सीखने का क्रम चलता है। सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, सब एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं, सब एक दूसरे के बारे में चिंता कर रहे हैं। अरे भाई आज अपन सब बैठे खाना खाने के लिए, फलाना नहीं आया, क्यों नहीं आया, जैसे ही कहा क्यों नहीं आया, मतलब कुछ गड़बड़ है, सारे के सारे खाना छोड़ के उसको देखेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सुनेंगे, समझाएंगे, मनाएंगे और उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे, सब एक साथ मिलकर। आज अकेला परिवार है, पति काम पे चला गया, पत्नी काम पे चली गई, बच्चा अकेला घर पे है, कुछ उसने गलत देख लिया, गलत सुन लिया, सुसाइड कर ली, बिल्डिंग से कूद गया, कोई देखने वाला नहीं है। आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। आप परिवार में रह रहे हैं, आप तब तक फ़ोन करेंगे जब तक आपके घर वाले आएंगे, जब तक पता पड़ा क्या क्या हो जाएगा। तो बड़ी दूरियां बढ़ गई, बड़ी खाइयाँ हो गई। वो खाइयाँ नहीं थी संयुक्त परिवार होने के कारण। वैदिक युग में भी संयुक्त परिवार परंपरा थी। विवाह के समय पुरोहित वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कहता था, पुरोहित भी कहता था वर वधू को आशीर्वाद देते हुए, वैदिक युग में भी वो क्या कहता था, तुम यहीं इसी घर में रहते रहो, अलग मत होना, अपने घर में पुत्रों और पौत्रों के साथ खेलते और आनंद मनाते हुए सारी आयु का भोग करो। ऋग्वेद के अनुसार पुरोहित क्या कहता था कि तुम यहीं रहो इसी घर में, अलग मत होना, अलग मत चले जाना, अपने घर में पुत्रों और पौत्रों के साथ, पुत्र भी और उनके पुत्रों भी के साथ खेलते और आनंद मनाते हुए सभी आयु का भोग करो, है ना, मतलब आराम से रहो, ऐसा ऋग्वेद के हिसाब से वो कहता था। वहीं ए जॉइंट फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली लाइव अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे रहते हैं सामान्य रूप से, हु ईट फूड कुक्ड एट वन हार्थ, who hold property in common, who participate in common worship, मतलब एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ संपत्ति रहती है, और एक साथ खाना बनाते हैं और एक साथ पूजा करते हैं, and are related to each, और आपस में जुड़े रहते हैं, each other as some particular type of क्या लिखा है, चलो पता, एक साथ जुड़े रहते हैं वो, है ना, और सभी सारे काम एक साथ करते हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पूजन हो रहा है, एक साथ भजन हो रहा है, परिवार को सब एक साथ हो रहे हैं, कोई गम है तो एक साथ मना रहे हैं, खुशी है तो मना रहे हैं, गम है तो उसको एक साथ मना रहे हैं, सब कुछ एक साथ करते थे। तो उनका जो प्रेम है बहुत बढ़ जाता था। इस मामले में आज भी मैं मुस्लिम परिवारों की बड़ी तारीफ करता हूँ कि वो एक साथ रहते हैं। जैसे बोहरा समाज आपने देखा होगा, वो सब एक साथ बैठ के कम से कम एक बार शाम के समय या दिन के समय कभी भी एक मस्जिद में एक साथ खाना खाते हैं, एक थाल में खाना खाते हैं। तो ये आपकी यूनिटी को बढ़ाता है, आपके प्रेम को बढ़ाता है। वो उनका एक पूरा परिवार है। जैसे ही संयुक्त परिवार हुआ करते थे हमारे हिंदू समाज में भी, तो वो आपस में मिल बांट के रहते थे, मतलब कोई कमी पूर्ति होती थी तो उसको एडजस्ट कर लेते थे। अभी किसी को आवश्यकता धन की है तो उसको दे देते थे, कभी वो धन दे देता, ऐसे मतलब एडजस्टमेंट रहता था। तो कोई दुखी नहीं रह पाता था, दुखी रह नहीं सकता था, क्योंकि सारे लोग हैं उसको दुखी रहने नहीं देते थे, अकेला छोड़ते नहीं थे, दुखी रहेगा। आज तो हम अकेले पड़ गए हैं, ओ भाई हमको अकेले रहना है, आई वांट टू अलोन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अकेला सोचते बता बड़ा सुसाइड कर लिया उसने, वो नहीं हो पाता था। संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक छत के नीचे हैं। जैसे मैंने कहा,
एक ही चूल्हे को बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सहस्वामी होते हैं, मतलब संपत्ति भी सबकी है, और एक समान पूजा पाठ करते हैं और आपस में रक्त संबंधी होते हैं। आपस में कैसे होते हैं? रक्त संबंधी, मतलब ब्लड रिलेशन तो है ही, भाई दादा दादी हैं, उनके पुत्र हैं, दादा दादी हैं, उनके भाई भतीजे भी रह रहे हैं, मान लो उनके भी सबके पुत्र हैं, आपस में पुत्र बधुएं हैं, सबके संतानें हैं, तो वो सब रक्त संबंध तो हैं, और उसका एक ही समाज हो गया, उनका एक परिवार हो गया। वहीं आगे लिखते हैं, संयुक्त परिवार में वे सभी वंशज आते हैं जो एक सामान्य पूर्वज के वंशज हैं, और वे तब तक संयुक्त रहेंगे जब तक कि वह सिद्ध नहीं हो जाए कि उस परिवार के सदस्य विभाजित हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन, क्लास हो जाने दो, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना, मैं बता दूंगा। संयुक्त परिवार के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो एक सामान्य पूर्वज के वंशज हैं। इनमें उनकी पत्नियां, उनकी अविवाहित पुत्रियां भी आती हैं, मतलब एक पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनकी संतान है, उनकी पत्नी है, उनकी संतान है, उनकी संतति ढेर सारी है संतति, और वो संतति होने के बाद सब एक साथ रहते हैं, तो वो पूर्वज के माध्यम से सब एक ही हैं, और तब तक जब तक विभाजन नहीं हो जाए, अलग नहीं हो जाए, तब तक वो एक साथ रहेंगे। श्री मुल्ला जी ने ऐसा कहा है, वो ऋग्वेद के हिसाब से था, और अभी मैंने जो इंग्लिश में बताया था वो श्रीमती इरावती करवे थी, है ना, और ये श्री मुल्ला है। श्रीमती फूलवती वर्सेस प्रकाश AIR 2011 कर्नाटक 78 के मामले में यदि देखें कि नज़ीर में विद्वान न्यायाधीशों ने मत व्यक्त किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट संशोधन 2005 में हुआ, अतः अब महिला भी पुरुष की तरह कुटुंब में सहभागीदारी को पार्टनर हो सकती है। बुक नेम बताएं किसका? इसका जनरल जस्टिस पे कोई पर्टिकुलर बुक अपने पास उपलब्ध नहीं है, ये मेरा कलेक्शन है जो मैंने किया है ना, इधर उधर से कलेक्शन करके बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। इंग्लिश में तो बुक हैं 2-3 जो मैंने आपको लिखा दी थी, हिंदी में कोई प्रॉपर बुक उपलब्ध नहीं है। बस एक बुक जो है डॉक्टर पूजा खेतपाल की, जिसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में उन्होंने उसको समराइज किया है, वो भी आप देख सकते हैं मार्केट में, है ना। इसके अलावा इंग्लिश में 2-3 बुक हैं जिनके नाम मैंने आपको पहले बता दिए थे, फिर कहोगे तो फिर बता दूंगा, और आपके जो ग्रुप है उस पर डाल दूंगा। ठीक है, आगे तो उत्तराधिकार अधिनियम में जो सेक्शन एक्ट में 2005 में संशोधन हुआ, उसके आधार पर महिलाओं को भी पुरुषों के हिसाब से को पार्टनर बना दिया गया, उनको भी अधिकार मिले। अब संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, बड़ा आकार, लार्ज साइज, बड़ा आकार होता है। दूसरा, संयुक्त निवास, एक साथ रहते हैं। सम्मिलित संपत्ति, एक की सबकी संपत्ति एक साथ रहती है। सहयोग संगठन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सब एक साथ रहते हैं और मिलके रहते हैं, और एक समान पूजा पाठ करते हैं, कॉमन वर्शिप करते हैं वो। सांस्कृतिक निरंतरता, और उनकी जो सांस्कृतिक निरंतरता है, कल्चरल कनेक्टिविटी है, वो लगातार बनी रहती है। और वहीं हमने देखा, तो अभी आपको हमने बताया, पहला तो ये हो गया था बड़ा आकार, लार्ज साइज होता है, सब एक साथ रहते हैं। संयुक्त निवास, एक साथ उनका निवास रहता है। सम्मिलित संपत्ति, उनकी संपत्ति सबकी एक साथ होती है, काम करते हैं। सब भाइयों का खेत है, उस पर सब साथ में खेती करते हैं, सब साथ इकट्ठी करते हैं फसल, फिर इकट्ठी बेच आते हैं, उसमें से आपस में उस धन को या तो बांट लेते हैं, या बड़े परिवार के सदस्य के पास रहता है, जब जिसको उसकी आवश्यकता होती है उसको मिलता रहता है, ऐसा। सहयोग संगठन, आपस में सहयोग और संगठन रहता है। सहयोग इसलिए रहता है क्योंकि सब एक साथ हैं। संगठन इसलिए है कि उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए खड़ा नहीं होता है क्योंकि उनको पता है कि सब एक साथ हैं। आप जानते हो, जब एक साथ 5-6 लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं, 10 लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं, उनका गट्ठर बना के मैं कहूँ आपसे तोड़ने के लिए, तो आप नहीं तोड़ सकते, जबकि एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो संगठन की शक्ति वहाँ पर उपलब्ध रहती है। एक साथ समान पूजा पाठ करते हैं, जो भी आता है, नवरात्र आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, रक्षाबंधन है, कोई भी बड़े बड़े परिवार जो उनके त्यौहार होते हैं सांस्कृतिक, उनको मनाते हैं, या सामान्य रूप से सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं या आरती करते हैं, सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक साथ चलता है उनका। और सांस्कृतिक निरंतरता इसलिए बनी रहती है कि सारे सदस्य एक साथ हैं, जो हो रहा है इस परिवार में सब देख रहे हैं, तो उससे पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब छोटी बच्चे से लेकर ऊपर तक सबको उसका ज्ञान होता जाता है, वो धरोहर उनके सबके पास पहुंचती जाती है, और ऐसे सांस्कृतिक विकास चलता रहता है। ये तो थे उनके गुण। अब हम थोड़ा दोष देख लेते हैं, इसमें क्या कमियां हैं। डिमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, है ना, संयुक्त परिवार से गुण दोष देख रहे हैं, जिसमें अपना मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली है। पहला है आर्थिक गुण, फाइनेंशियल मेरिट्स है, बच्चों की प्रतिभा का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाता है,
कमियां नहीं देख रहे, अभी सिर्फ हम मेरिट्स देख रहे हैं। इसमें डीमेरिट्स भी शामिल रहते हैं। अभी हम मेरिट्स देख रहे हैं, सिर्फ गुण देख रहे हैं। आर्थिक गुण, फाइनेंशियल मेरिट्स, भाई फाइनेंशियल रूप से कोई परेशान नहीं रह सकता है, सबको उस संपदा का उपयोग करने का मौका मिलता है। और दूसरा, जब जिसको आवश्यकता होती है उसको वो चीज़ दी जाती है, तो ये फायदा हो गया। अदरवाइज यदि व्यक्ति अकेला रह रहा है तो आज उसको किसी पैसे की, यदि व्यक्ति अकेला रह रहा है तो उसको पैसे की यदि आवश्यकता है तो वो कहीं से उधार लेगा, ब्याज पे लेगा या लोन लेगा, फिर उसको चुकाता रहेगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं, और नहीं चुका पाया तो सामने वाला परेशान करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, परिवार में ही व्यवस्था हो रही है, और फिर परिवार में व्यक्ति चुका देता था ईमानदारी के साथ। बच्चों की प्रतिभा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सही बात है। बच्चों को अपने साथी बराबर के भाई बहन हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, और खा रहे हैं, खेल रहे हैं, इसके अलावा पढ़ भी एक साथ रहे हैं, सो भी एक साथ रहे हैं, देख भी एक साथ रहे हैं, और अपने माँ बाप के माध्यम से, अपने दादा दादी के माध्यम से नई नई सुंदर सुंदर कहानियाँ, चरित्रवान कहानियाँ, महान पुरुषों की कहानियाँ वो सब सुनते हैं। उनका विकास, व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। और वहीं पे दादाजी कह रहे हैं, बेटा आज तू कहानी सुनाएगा, आज तू खड़ा होकर कुछ स्पीच देगा, तो वो व्यक्तित्व का विकास, मतलब पूरा होल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, है ना। व्यक्तित्व का विकास पूरा हो जाता था। भाई वित्त व्ययता सिखाते थे कि भाई इतने सारे लोग हैं, हम कैसे इतनी सारी व्यवस्था करेंगे सबके साथ। तो पता पड़ा कि 1 किलो आम आए हैं, 6 बच्चे हैं, तो उनमें एक आम आ रहा है या आधा आम आ रहा है, तो उसको बांट रहे हैं। तो वित्त व्ययता आती थी, और सब एक साथ रह रहे हैं। जहाँ एक परिवार में रहने के साथ पता पड़ा कि 10 कमरे हैं, तो एक कमरे में यदि वो सब बैठे हैं तो बाकी सब लोगों की लाइट बंद कर दो, पानी बंद कर दो, खाद्यान्न, कपड़े एक से अच्छे पहन रहे हैं, तो वित्त व्ययता सीख जाते थे वहाँ पे। वित्त व्ययता माने कम खर्चे में अपने जीवन को यापन करना, ठीक है। वहीं श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, और आपस में कामों को बांट लेते थे। भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम पानी भर के लाओगे, तुम पानी को यहाँ व्यवस्थित करोगे, एक रोटी खाना बनाएगा, एक खेत पर जाएंगे 3 भाई, बाकी के जो कमजोर हैं वो यहाँ पे रह के ये काम करेंगे, घर का काम करेंगे, कुछ बुद्धिमान तो पढ़ाई का काम करेंगे। मतलब अलग अलग काम उनको बांट दिए जाते थे ताकि वो किसी पे भार ना आए, और काम बड़े आसानी से हो जाते थे, क्योंकि ढेर सारे लोग थे, ढेर सारा काम, तो कोई भी व्यक्ति आराम से, और कोई किसी पे आक्षेप नहीं करता था कि भाई इसने कम काम किया, इससे ज़्यादा काम किया, कोई सब काम बांटे हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होते थे। धन का समान विवरण, और जो धन है उसको बराबरी से बांट दिया जाता था। कैसे? बराबरी से बांटते थे, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि भाई इसको ज़्यादा दिया है, इसको कम दिया है। तो उस हिसाब से धन का बंटवारा किया जाता था, ताकि सभी के अंदर दिल में एक समानता रहे कि भाई मेरे हमारे साथ अलग व्यवहार नहीं किया गया। तो किसी के मन में भाव आता ही नहीं था कि हमारे साथ अलग व्यवहार हो रहा है। सामाजिक गुण तो हमें आ ही जाता था, मैंने कहा सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्रेम से रहते थे, किसी के कष्ट को देखने में उनको तकलीफ होती थी, कष्ट के लिए सब तैयार खड़े रहते थे, सहयोग के लिए तैयार खड़े रहते थे। तो वो एक सामाजिकता उनके अंदर भाई परिवार में आ जाती थी, क्योंकि परिवार बड़ा होता था। आज हम बाहर सीखते हैं, परिवार सामाजिकता निभाने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर दे तो हमको लगता है कि अरे हमने बहुत काम कर दिया, जबकि वहाँ पे वो नॉर्मल होता था। सुरक्षा, सोशल सोसाइटी में सुरक्षा, भाई एक परिवार, संगठित परिवार है, हिंदू संगठित परिवार है या कोई भी मुस्लिम संगठित परिवार है, तो लोग उसकी तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि भाई इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। 7 भाई एक साथ रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं, सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ खाते हैं, सब वहीं पे हैं। अब जब भी कोई लड़ने जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ लड़ना पंगा ले लिया, ठीक है। मैंने कहा ना, संगठन की शक्ति को देख के ही लोग कई चीज़ों से आपके पास आते नहीं हैं आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। बूढ़ों और विधवाओं और अनर्थों के आदर्श स्थान, बूढ़ों, विधवाओं और अनर्थों के आदर्श स्थान भी हैं। वही पता पड़ा कि उसी परिवार में कुछ बुजुर्ग हैं, पिताजी नहीं रहे, माताजी हैं, किसी भाई की पत्नी अकेली रह गई है, उनके सिर्फ बच्चे रह गए हैं, या कुछ के माँ बाप हैं ही नहीं, अनाथ ही रह गए हैं। तो वो सबको ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अनाथ है, उन सबको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की कमी हुई है, क्योंकि आपस में प्रेम इतना होता था, कोई किसी की देखभाल कर रहा है, सब सबकी देखभाल कर रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं था कि भाई कमी हो गई है, कमी है ही नहीं। किसी के ना रहने पे भी कमी की पूर्ति नहीं होती थी। मैंने कहा दुख को भी मनाते थे वो, सुख को भी मनाते थे, और सब प्रेम के और विश्वास के साथ रहते थे। मनोरंजन के साथ हम सब एक साथ खेल रहे हैं, पता बोला एक साथ, एक उम्र के बच्चे अलग गेम खेल रहे हैं, एक उम्र के बच्चे अलग गेम खेल रहे हैं, बहुत बड़े भी बैठ के चौपड़ खेल रहे हैं। मतलब जब फ्री टाइम है तब वहाँ पर उस समय टीवी और मोबाइल उस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो अब अभी भी हैं, तो भी परिवार के सदस्यों में वो एकजुटता के साथ कुछ ना कुछ एक बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें सब एक साथ मिलकर
भाग लेती थी, तो बहुत आनंद आता था उनको। राष्ट्रीय एकता में सहायक, और ये जो संयुक्त परिवार है राष्ट्रीय एकता में सहायक, राष्ट्रीय एकता में सहायक इसलिए है क्योंकि पूरा संयुक्त परिवार जो है, पूरा जो संयुक्त परिवार है वो कैसा है, संगठित है। और संगठित है तो वो एक सीख देता है बाकी सब लोगों की आप भी संगठित हों। ऐसे हम अपने राष्ट्र के लिए सारे के सारे संगठित हो जाएं तो राष्ट्रीय एकता के लिए भी वो सहायक हो। तो ये गुण थे जो आपके काय के थे, ज्वाइंट फैमिली के। अब अपन बात करते हैं, हाँ बेटा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम? चलो अब हम संयुक्त परिवार के दोष देख लेते हैं, डिमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, कि इसमें क्या कमियां क्या हैं। इसमें कमियां और देख लें अपन, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। और इसको नहीं तो अपन एक काम करते हैं, इसकी कमियां कल देख लेंगे। आज कितना टाइम हुआ है अभी तो 27 मिनट हुए ना, अपने पास टाइम है, अभी अपन देख सकते हैं इसकी कमियां। डिमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, एक तो आर्थिक दोष, इकोनॉमिक व्यूज के हिसाब से आर्थिक दोष है, श्रमिक की कुशलता में बाधक है, श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक है, निर्धनता को बढ़ावा देता है और बेकार व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक तो ये कुछ इसके दोष हैं। जैसे हम इसको डिटेल में जाए, आर्थिक दोष कैसे कि भाई पता पड़ा कि परिवार में आर्थिक कमी होती जा रही है ना, और आर्थिक कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति करने का साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो आर्थिक कमी हो रही है तो लोग, कुछ लोग काम करते हैं और ठीक है, जो काम नहीं करते उनके मन में ये आता है कि हम काम करते हैं, काम नहीं करते और खर्चा सब पे हो रहा है। श्रमिक की कुशलता में बाधक, तो कुछ लोग आलसी हो जाते हैं उसमें कि कुछ तो कर रहे हैं ना, व्यवस्था हो रही है, हमको मिल रहा है खाने के लिए, तो हम क्यों काम करें। फिर वो कहीं जाते भी नहीं है, जो आलसी हैं वो घर पे पड़े हैं या जा भी रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं। और निर्धनता को बढ़ावा मिल जाता है उससे कि पता पड़ा कि 10 लोग में से 2 या 3 ही काम कर रहे हैं, बाकी सब बैठ के खा रहे हैं, तो निर्धनता तो होगी। समाज परिवार में एक धन की कमी का, अभाव का, आर्थिक तंगी होने लगेगी, तो वो इसका माइनस पॉइंट है। यदि उसको सही तरीके से नहीं चलाया गया तो उससे बेकार व्यक्तियों की वृद्धि होगी। जिसको मिले यूं वह काम करे क्यों, मतलब उसके मन में क्या आता था, जिसको मिले यूं तो वो काम करे क्यों, मतलब आपको बैठे बैठे मिल रहा है तो हम काम क्यों करें। और कुछ कह भी नहीं सकता, आपको इसलिए नहीं कह सकता कि भाई क्या कहे, बड़ा है घर का या छोटा है घर का, तो कैसे भी करके कुछ कमियां इसकी हैं। और मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि जहाँ पे मैरिज होते हैं वहाँ डिमेरिट्स तो होते हैं, तो ज़्यादा कमियों की अपेक्षा फायदा ज़्यादा था, लेकिन कमियां भी हैं, ये बात सही है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक दोष क्या था, सोशल इफेक्ट है इसका। निकम्मे व्यक्ति समाज की प्रगति में बाधक हो जाते हैं, व्यक्तित्व विकास में बाधक हो जाते हैं, देश और कलह आपस में बढ़ने लगता है, बाल विवाह को प्रोत्साहन। पता पड़ा बस 2 लोग काम करते हैं तो अब माँ है जो खाना देगी, तो खाना काम करने वाले को बढ़िया खाना बना के दे रही है, या उनको जो नहीं काम कर रहे उसके तो रुको जरा बाद में खाना, तो वो कहीं ना कहीं द्वेष और कलह की भावना उत्पन्न होती थी। और बाल विवाह को प्रोत्साहन होने लगता था। बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में विवाह कर दो उनका, तो कुछ सदस्य तो कम हो जाएंगे, तो ऐसे करके ये उसमें कमियां थी। और गोपनीयता का अभाव, अब कोई बात सीक्रेट रखनी है तो रख नहीं सकते, सब एक साथ रहते हैं, आप सीक्रेट कैसे रखेंगे। कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सीक्रेट रखना है, वो सीक्रेट नहीं रह पाती थी, तो वो गोपनीयता का अभाव होने के कारण वो लीक हो जाती थी। लीक होने से क्या होता था, उसके कारण लॉस हो जाते थे, कमियां हो जाती थी। और स्त्रियों की हीन दशा व शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का भी ये एक कारण था, क्योंकि महिलाएं ऐसे बड़े परिवार में जहाँ पर लड़के बहुत सारे हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं, वहाँ महिलाएं भी हैं, लेकिन महिलाओं को काम में लगा दिया जाता था, घर पूर्ति के खाद्यान्न के उनके पीसने, छीलने, काटने, खिलाने, बनाने के काम में लगी रहती थी वो। तो उनका जो आर्थिक जो विकास था, भौतिक विकास, और जो उनकी अध्ययन था वो तो वैसे ही बंद हो गया था, वो नहीं हो पा रहा था। तो उस हिसाब से ये प्रोग्रेस के लिए माइनस पॉइंट था। तो ये माइनस पॉइंट हो गए, मतलब उसको कहते हैं डिमेरिट्स। और मेरिट्स देखे हमने। वहीं हम लास्ट में बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, मतलब स्त्रियों की दलहीन दशा और शोषण के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन है। और लास्ट कहते हैं अपन संयुक्त परिवार के जहाँ अनेक लाभ हैं वहाँ इसके अनेक दोष भी हैं। वसुधा यह परिवार एक और तो भारतीय समाज की प्राचीन व उपयोग करने वाली संस्था रही है, दूसरी ओर वर्तमान काल में संयुक्त परिवारों में आबादी व महंगाई बढ़ने के कारण निवास योग्य स्थान की कमी होने लगी, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े मकान व्यक्ति ले नहीं पाता है। अब 10 बाई 50, 20 बाई 50, मतलब 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट तो आपका बंगला वाला
कहलाता, जबकि पहले लोगों पर बड़े बड़े खेत होते थे, बड़े बड़े खाद्यान्न होते थे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती थी, तो संयुक्त परिवार का ठीक था। लेकिन अब व्यक्ति के पास रहने की व्यवस्था नहीं है। पता पड़ा उनके पास 30 बाई 50 का प्लॉट है, उसमें मकान बना लिया है, 10 फुट आगे छोड़ दिया है, तो फिर करके वो 30 बाई 40 प्लॉट बनाया, 1200 स्क्वायर प्लॉट बनाया, उसमें 15-20 लोग एक साथ रहें तो सोचिए कैसा लगेगा। उसमें एक परिवार छोटा सा रहता है, दादा दादी, पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, ठीक है। पता पड़ा उसमें सारे के सारे भाई रह रहे हैं, दादा दादी रह रहे हैं, और भी तमाम ढेर सारे लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं, तो कैसे रहेंगे? वो जानवर थोड़ी है। और जब एक साथ के सारे लोग रहेंगे तो डेफिनेटली आप मानिए कि कलह होगा, द्वेष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, व्यवस्था हो जाएंगी, पानी की कमी हो जाएगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, लोग एक दूसरे पे छींटाकशी करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। तो अब संयुक्त परिवार अच्छी चीज़ की जगह बुरी चीज़ हो गया, ठीक है। वहीं संयुक्त परिवारों में बढ़ते कलह क्लेश के कारण ये परिवार बिखर रहे हैं, ठीक है। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उसके साथ 4-5 10 मात्र छोटे छोटे स्वतंत्र परिवारों के रूप में रहना चाहते हैं। संयुक्त परिवार पूर्व काल में ग्रामीण परिवेश में उचित थे, परंतु नगरीय संस्कृति में बदली हुई परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, मतलब अब उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। लेकिन फिर भी दादा दादी अपने बच्चे के बालक के साथ, अपनी पत्नी और उनके बच्चों के साथ तो रह ही सकते हैं, क्योंकि वो पति पत्नी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दादा दादी हैं, तो वो संस्कार तो उनको मिलते रहेंगे। भले संयुक्त परिवार उतने बड़े बड़े नहीं हैं, तो मतलब संयुक्त परिवार का और एकल परिवार का बीच का माध्यम निकाल के पति पत्नी, उनके पिता माता और बच्चों को एक साथ रहना ही चाहिए। चलो आज का जो अपना सेशन था यही समाप्त करते हैं अपन।